गुरुद्वारा बोर्ड के कानून में तरमीम को लेकर हो रही कोशिशों के खिलाफ तंजीम इंसाफ ने भी अपना एहतजाज दर्ज किया है। तंजीम इंसाफ के सरकर्दा लीडर फारूक अहमद ने मकामी सिख समाज के नुमाइंदों की हिमायत करते हुए एक वफद की शक्ल में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि गुरुद्वारा बोर्ड के कानून में किसी भी तरह की कोई तरमीम न की जाए और मकामी सिख समाज की जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं इन्हें संजीदगी के साथ कबूल किया जाए। नांदेड़ सिखों का एक अहम मजहबी मकाम है। यहाँ का सिख समाज रियासती हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ है और उनके साथ की जा रही नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। मुतालबात पूरे नहीं होने पर तंजीम इंसाफ की जानिब से इस मसले को लेकर शदीद एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इशारा दिया गया है। आज का दिन नांदेड़ के इतिहास में एक अनन्य साधारण दिन है, स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन है। नांदेड़ के इतिहास में पहली बार 3 अक़लियत बौद्ध, मुस्लिम और सिख समाज आज जो अन्याय शासन का हस्तक्षेप हो रहा धार्मिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के, उसके लिए एकत्र आए हैं। हमने अभी मिलकर कलेक्टर साहब के जरिए से मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन भेजा है कि वो जो गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे धार्मिक संस्था में, नांदेड़ के गुरुद्वारे के इसमें, हमने उसका तीव्र निषेध किया है और हमने कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री जी को ये आगाह किया कि साहब अगर आपने ये आपकी जो कोशिशें हैं कि यहाँ के एक्ट को बदलने की, इसको जल्द से जल्द मुलतवी नहीं की तो हम सब अक़लियत लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन नांदेड़ के इस धरती पर छेड़ेंगे और उसकी वजह से जो भी शांतता भंग होंगी उसके लिए प्रशासन जवाबदार रहेगा। वो क्या कर रहे, नांदेड़ के सिखों की ताकत को कम करने के लिए जो 2 आदमी हमारे नियम होते थे गुरुद्वारा बोर्ड पे, उसके जगह 8 कर रहे, बाहर के 6, यानी हमारी ताकत को कम करने का एक सीधा साफ उन्होंने रास्ता निकाला। और वो एक आदमी को खुश करने के लिए हम उसके कामों में इंटरफेरेंस कर रहे, जो बोल रहा वो भ्रष्टाचार कर रहा। हम उसके 100 प्रूफ आपको देते कि वो कितना भ्रष्टाचार कर रहा। उसकी वजह एक है कि उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हाथ है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको हमारे सर पर डायरेक्ट बिछाया। वो लोग शाही से चुनकर आए वाला प्रधान नहीं है और वो चाहता है कि मैं अपनी हुकूमत अपने मनमर्जी से चलाऊं और हमारे यहाँ के लोगों को दबाऊं। सरकार इस भूल में नहीं रहना कि हम अक़लियत है और हम लड़ाऊ कौम है, हम फौजी लोग हैं। हम अगर चाहें तो आपके इस कोशिश को और तरीके से भी नाकाम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि लोकशाही पद्धति से हम अपनी मांगे आपके पास रखें और अगर आप इसको तरजीह नहीं देते हैं, आप इसके ऊपर गौर नहीं फरमाते हैं तो हमको वो रास्ता अपनाने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा। नांदेड़ के गुरुद्वारा बोर्ड का जो कानून है 1956 में बना हुआ, जो निज़ाम काल से भी चल रहा था, आंध्रा का जब प्रदेश बना उसमें भी चल रहा था और महाराष्ट्र संयुक्त होने के बाद में भी चल रहा है। निरंतर व्यवस्थापन अच्छी तरह से चलने के बावजूद 2 बार गुरुद्वारे पे या गुरुद्वारा बोर्ड के ऊपर सरकार ने अपने हस्तक्षेप किए। सबसे पहले 2006 और 8 में जब यहाँ पे गुरुता गद्दी का हज़ारों करोड़ का फंड आया था, तब लोकशाही माध्यम से गुरुद्वारा बोर्ड को नियुक्त करके उनके माध्यम से नियोजन करके वो फंड को खर्च करने की बजाय प्रशासक अपॉइंट करके उसके माध्यम से किया गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों की बजाय सरकार की मनमानी वहाँ पे चलाई गई और 3000 करोड़ आकर जाने के बावजूद भी आज गुरुद्वारा बोर्ड के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अन्याय पहला हुआ। इसके बाद फडणवीस सरकार ने 2015 में गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष को चयनित करने के लिए कानून के अंदर इंटरफेयर करके हस्तक्षेप करके कानून को बदल दिया और मुलुंड मुंबई से चुन के आए वाले तारा सिंह जी को नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। क्यों भाई, आप अगर नांदेड़ की किसी हमारे हिंदू भाई को शिरडी के संस्थान का अध्यक्ष नहीं बना सकते, हमारे किसी हिंदू भाई को तिरुपति का अगर अध्यक्ष नहीं बना सकते, अजमेर दरगाह का किसी मुस्लिम भाई को अध्यक्ष नहीं बना सकते, तो बंबई के सरदार को आप नांदेड़ के गुरुद्वारा का अध्यक्ष कैसे बना लेते हैं? मनमानी तरीके से अपने बहुमत के बल पर कानून थोप कर उन्होंने यहाँ के सिखों की आवाज़ दबाने का काम किया था और उनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि 17 मेंबर की कमेटी में से 2 मेंबर सरकार के प्रतिनिधि होते थे, उनकी संख्या को 8 करने का एक षड्यंत्र अभी महाराष्ट्र सरकार रच रही है, जिसका ड्राफ्ट उन्होंने मंजूर किया और वो असेंबली में रखने वाले हैं। लेकिन नांदेड़ के सिख समाज का उसको प्रचंड विरोध है, क्योंकि ये नांदेड़ के सिख समाज का दक्कनी सिख का अस्तित्व खत्म करने का और गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर अपनी मनमानी करके भ्रष्टाचार करने का
करप्शन करने का ये सरकार का षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ नांदेड़ का सिर्फ सिख समाज नहीं, नांदेड़ का हर समाज का, हर धर्म का, हर जाति का आदमी इन सिख भाइयों के साथ में पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। ये चेतावनी आज हम माननीय मुख्यमंत्री को इस निवेदन के माध्यम से देते हैं कि एक सप्ताह में अगर उन्होंने हमारे सिख भाइयों का प्रतिनिधिमंडल बुलाकर उनको आश्वस्त नहीं किया, उनकी मांगे मंजूर नहीं की, तो अगले सप्ताह में हम नांदेड़ शहर के सभी समाजों को लेकर एक प्रचंड तीव्र आंदोलन करेंगे। और उसमें अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसका पूरा दायित्व नांदेड़ के जिलाधिकारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे रहेगा। ये चेतावनी आज हम इस निवेदन के माध्यम से देते हैं। मंत्री बघून घ्या आमच्यासोबत कोण आहे, फक्त एकटा शीख समाज नाही, आमच्यासोबत दलित बांधव आहे, आमच्यासोबत मुस्लिम समाज आहे, आमच्यासोबत मराठा समाज आहे, आमच्यासोबत बौद्ध समाज आहे। आज तुम्ही आमच्यावर जे दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत होतो तो दडपण हा समाज आमच्या सोबत राहून तो दडपण का नाहीसा करणार आहे। आणि तुम्ही जबरदस्तीने कायद्यामध्ये तरतूद करून बदल करून आमच्यावर बंधन करणार असाल तर त्याला आम्ही मुळतोड जबाब देण्यासाठी तयार आहोत। तंजीम इंसाफ, स्थानिक शीख, बौद्ध समाज आणि इतर समाजाच्या एका शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी महोदय यांना निवेदन देऊन जे गुरुद्वारा बोर्डच्या माध्यमातून स्थानिक शीखावर जे अन्याय होत आहे त्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवली आहे। महसूल विभागाअंतर्गत येणारा गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड 3 वर्षापूर्वी मंडळ म्हणून त्यांनी कायदा दुरुस्ती केलेली आहे आणि त्याचा लाभ घेऊन आज फक्त एकट्या तारासिंग MLA यांच्या एका कागदावर लिहिलेल्या मजकुरावरून ॲक्ट संशोधन करून मुख्यमंत्र्यांना हे स्पष्ट करून दाखवलं आहे की आमच्याकडे कायदा आणि प्रक्रिया काही चालत नाही, फक्त आमच्याकडे आदेश चालतात। आणि गुरुद्वारा बोर्डाचं जे संशोधन त्यांनी केलं आहे त्याची कोणतीच प्रक्रिया त्यांनी पूर्ण केलेली नाही। ही प्रक्रिया पूर्ण करता जर तुम्ही संशोधन करीत असाल तर त्यासाठी महसूल विभागाचे मुख्य सचिव ते सुद्धा कारणीभूत असेल। आणि स्थानिक जे समाज आहे आज एकत्र आलेला आहे आणि पुढे भविष्यामध्ये आम्ही एकत्र येऊन आंदोलन करून आमच्या धार्मिक संस्थांमध्ये कृपया हस्तक्षेप करू नका। आमचे जे कायदे अस्तित्वात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करून आम्ही आमच्या समाजाचं काम करत आहोत। त्यामध्ये तुमचं लादून एक विशेष विचारधारा आमच्यावर लादू नका, एवढंच मला म्हणायचं आहे।